यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन को। ईवीएस के एनिमल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, सो जैसे कि बात की जाए, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बाघ जो अपना टाइगर है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है, स्लॉथ को कंप्लीट कर लिया है, बगुला जो है उसको कंप्लीट कर लिया, और साथ ही कॉलोनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, चाहे वो हनी बी के लिए हो, रेशम का कीट हो, चींटी हो, तो कई सारे टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो आज फिर से 3 नए टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे विद देयर एमसीक्यूज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। साथ ही बात की जाए कोर्सेज की, तो कंप्लीट कोर्स ईवीएस का अवेलेबल है, साथ ही कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और इंडिविजुअल किसी भी सब्जेक्ट का यदि आपको पैडागोजी चाहिए तो पैडागोजी भी आपको मिल जाएगा। ओके, उसके लिए आपको करना क्या होगा, या तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर यदि आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है जिस पर भी आपको डेली फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वहीं से जाकर आप कोर्स को विजिट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज जो पढ़ेंगे हुपो के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये भी एनसीईआरटी की बुक में इसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हुपो के बारे में एनसीईआरटी की बुक में क्या है वो अपन देख लेते हैं, और हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सेम ऐसे ही सारे टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। सो हुपो, जिसका साइंटिफिक नेम उपुपा एपोप्स है, ठीक है, या इसको हुदहुद पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, तीनों इसी के नाम है। हुपो इंग्लिश नेम है इसका, साइंटिफिक नेम उपुपा एपोप्स है। एक प्रकार का रंगीन पक्षी है जिसके पंखों की एक विशिष्ट शिखा यहाँ पर होती है। सीबीएसई हिंदी कक्षा का जो चैप्टर नंबर 4 है, रिमझिम अध्याय, जिसमें इसका नाम है हुदहुद, चैप्टर का नाम ही उसमें हुदहुद है, इसी से ये लिया गया है, और इसी वजह से ईवीएस में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उपस्थिति की बात करें तो हुपो छोटे पैर वाले छोटे पक्षी होते हैं जो डगमगाते हुए चलते और दौड़ते रहते हैं, बहुत छोटे पैर इसके होते हैं। इनके पास पंखों की एक विशिष्ट शिखा यहाँ पर होती है जिससे वे ऊपर और नीचे यहाँ पर कर सकते हैं। पुकार की बात करें तो इसका साउंड कैसा निकलता है। ठीक है, हुपो एक संगीतमय मर्मस्पर्शी, हुपो मतलब जैसा नाम है वैसा ही साउंड ये यहाँ पर निकालता है। हुपो हुपो मतलब एक, आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी कोई आपके फ़ोन में मैसेज आता है तो जस्ट एक हल्का सा साउंड यहाँ पर अगर आता है ना, कोई भी मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो हल्का सा बिप साउंड आता है, उस तरीके से ये हल्का हल्का साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एक संगीतमय मर्मस्पर्शी बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ जिसकी रहती है, दैट इज़ हुपो करके। ठीक है, जिसे वे कई बार दोहराते हैं। कभी कभी ये कर्कश, काँव काँव और घबराहट वाली हंसी जैसी भी अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो है बुक में जो है दे रखा है। आहार की बात करें तो हुपो कीड़े, ग्रेब और प्यूपा को यहाँ पर खाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली छोटे छोटे जो कीट होते हैं उसको ये खाते हैं, इसीलिए किसानों के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों पर जब जो कीट लग जाते हैं तो उसको खाने में ये मदद करते हैं। लाभ बात करें तो हुपो कृषि के लिए लाभदायक है क्योंकि वे कई कीटों को नष्ट कर देते हैं। निवास स्थान की बात करें तो हुपो एशिया, अफ्रीका और यूरोप में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका निवास स्थान हो गया। ये वाली जानकारी मिली है एनसीईआरटी की बुक से, हिंदी चैप्टर से। अब हमारे लिए जो है कि इसके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए, और इसके बारे में किसी स्टोरी भी प्रचलित है कि इसके, अगर आप देखें तो इसकी बनावट दूसरे पक्षियों से थोड़ी सी डिफरेंट है ना। इसके सर पे आप देख सकते हैं इस तरीके से कलगी पाई जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में एक राजा ने जो है, इस पक्षी ने जो है राजा की मदद करी थी। कुछ उनको सहारा चाहिए था, छांव चाहिए थी, तो इसने मदद करी थी। तो बदले में राजा ने जो है इसको गिफ्ट के रूप में मुकुट दिया था, ताज दिया था, जिसे आज तक इसने अपने सर पे पहना हुआ है। ऐसा पूरा इसका कहानी है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए तो अपन वापस से आ जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है इससे रिलेटेड। तो देखो, हुदहुद या हुपर बर्ड जो होता है एशिया, यूरोप और अफ्रीकी जो महाद्वीप है उन पर पाया जा सकता है। अंग्रेजी में हुदहुद को हुप यहाँ पर कहा जाता है। यह पक्षी धूप भी लेता है, इसलिए सन बाथिंग भी इसे कहा जाता है। हुदहुद पक्षी की सबसे बड़ी खासियत जो है इसके सर पर मौजूद पंखों की एक कलगी है। ठीक है, ये आपने देखा इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है जो अपने आप में इसे बाकी बर्ड से यूनिक बनाता है। ठीक है, इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत इसकी चोंच है। यह चोंच लंबी और मुड़ी हुई और काले रंग की होती है, जिसके अंदर जिससे यह मिट्टी के अंदर के कीड़ों को आसानी से बाहर भी निकाल सकता है और अपने चोंच के अंदर भर के भी रख सकता है। ठीक है, थोड़ी सी मुड़ी हुई टिल्ट यहाँ पर रहती है, तो इससे इसको आसानी होती है मिट्टी में से कीड़े निकालने के लिए। इसकी तीसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके रंगीन पंख यहाँ पर होते हैं। इसके पंख पर ब्लैक एंड वाइट धारियाँ यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहला इसके सर पर मुकुट का होना, दूसरा इसकी चोंच का होना, और तीसरा
तीसरे इसके ब्लैक एंड व्हाइट पंखों का होना। ठीक है, अगला देखिएगा, हुदूद पक्षी का आकार मैना जैसा ही छोटा सा होता है, लगभग 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का आप इसको कह सकते हैं। हुदूद पक्षी का मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े, छोटे सरीसृप, मेंढक, घोंगे, बीज एवं फल यहाँ पर होते हैं। हुदूद पक्षी के घोंसले पेड़ों के क्वार्टर में, पेड़ों को काटकर ही ये बनाते हैं, है ना। इनके घोंसले के लिए जाने का जो प्रवेश द्वार होता है वो काफ़ी छोटा होता है, ताकि दूसरे शिकारी और दुश्मन जानवर अंदर एंटर नहीं कर पाए। हुदूद पक्षी यूजुअली शांत यहाँ पर रहता है, लेकिन अगर किसी ने इसके घोंसले के साथ छेड़छाड़ करी तो ये उन पर आक्रमण कर सकता है। हुदूद पक्षी नर और मादा दोनों देखने में लगभग सिमिलर ही लगते हैं, एक जैसे ही लगते हैं। एक बार में ये 8 से 10 अंडों को दे देते हैं। ठीक है, और 15 से 20 दिन में जो है इनके बच्चे अंडों में से निकल आते हैं। इनके बच्चे करीब 1 महीने में उड़ने लायक हो जाते हैं। कुछ हुदूद प्रजाति पक्षी प्रवास भी यहाँ पर करती है, पलायन भी यहाँ पर करती है। हुदूद पक्षी जोड़ा बनाकर यहाँ पर रहते हैं। इनका जोड़ा केवल एक सीजन तक ही सीमित रहता है। इजराइल देश का राष्ट्रीय पक्षी है हुदूद, और इसी से रिलेटेड पक्षी की जो इन्फॉर्मेशन जो आज अपन ये हुदूद पढ़ रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन एक बार न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं उसमें भी आई थी, है ना। उसमें भी इस पक्षी के बारे में सारे कुछ 10 से 12 फैक्ट बताए गए थे। ठीक है, तो इजराइल देश का राष्ट्रीय पक्षी है हुदूद। ठीक है, उसके बाद बात करें, हुदूद पक्षी हजरत सुलेमान के दूत का काम यहाँ पर करता था। मुस्लिमों के पवित्र ग्रंथ कुरान, ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी इस पक्षी का जिक्र किया गया है। इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म में इस पक्षी का खासा महत्व यहाँ पर माना जाता है। इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 10 वर्ष का यहाँ पर होता है, जीवन काल इसका 10 वर्ष का होगा। भारत में भी ये कई जगह आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, हुदूद जो है इसी के जैसी इसकी आवाज़ है, उसी के नाम पर इसका जो है रख दिया गया है। हुदूद उप पू हुप इस तरीके से जो है आवाज़ यहाँ पर निकालता है। हुदूद धूप लेने के दौरान चोंच को जमीन पर रखकर पंखों को फैला लेता है। जैसे मुर्गी में कलगी पाई जाती है, ऐसे ही हुदूद के सर पर एक मुकुट कलगी यहाँ पर पाई जाती है। हुदूद अपने कलगी को उत्तेजित होने पर खोल लेता है। इसकी पूंछ पर काली और सफ़ेद धारियाँ यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो इन शॉर्ट जो है इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। तो अब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। इसके शरीर का मुख्य रंग भूरा बादामी होता है, बादाम के आकार का कलर का आप इसको देख सकते हैं। वजन 80 से 90 ग्राम का होगा, लगभग 30 सेंटीमीटर तक का ये रहता है। इसकी आवाज़ काफ़ी धीमी, काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी मृदुल यहाँ पर होती है। अंडों का रंग सफ़ेद होता है, ज़्यादा ऊंचाई तक ये उड़ता नहीं है। ठीक है, हुदूद जीवन भर के लिए जोड़ा नहीं बनाता है, केवल एक सीज़न में ये जोड़ा बनाता है, फिर वापस से अगले सीज़न में नए जोड़े के साथ रहेंगे। ठीक है, हुदूद पक्षी जो है एक क्षेत्र विशेष में रहता है, किसी दूसरे पक्षी के आने पर ये उसे लड़कर भगा देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी हो गई हुदूद पक्षी के बारे में। अब आ जाते हैं अपन एक सिंग वाला गेंडा राइनो के ऊपर। ठीक है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है। और उसमें मेन क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, हुदूद पक्षी का स्ट्रक्चर, और ये पक्षी जो है किसका राष्ट्रीय पक्षी है, तो इजराइल का है। ये 2 क्वेश्चन इसमें मेन बन सकते हैं। ठीक है, अब अपन राइनो के बारे में देख लेते हैं। भारतीय गेंडा, जिसे एक सिंग वाला गेंडा भी कहा जाता है। भारतीय एक सिंग वाला गेंडा विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव यहाँ पर माना जाता है ना। 3 तो अपने वेल्स ही हो जाएगी अलग अलग टाइप के, और 4th जलचर में आप राइनो को यहाँ पर ले सकते हैं। कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा, तो ये पूर्वोत्तर भारत के असम में अधिकता से पाया जाता है, और नेपाल की तराई के कुछ संरक्षित इलाकों में ये पाया जाएगा। राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति, इस रणनीति को 2019 में बड़े सिंग वाले गेंडों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, राइनो संरक्षण रणनीति, उस समय पर आपको ध्यान होगा क्रिकेट प्लेयर भी थे, रोहित शर्मा थे शायद, उनको जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। भारतीय राइनो विजन 2020 इसे वर्ष 2005 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य एक सिंग वाले गेंडों की आबादी को वर्ष 2020 तक भारतीय राज्य असम के 7 संरक्षित क्षेत्रों में 3000 से अधिक करना था। हालांकि नहीं हो पाए, बट इस नंबर के आसपास पहुंच चुके हैं। ओके, तो ये 2020 का इनका विजन था, 2020 का इनका उद्देश्य था। ठीक है, सबसे अधिक एक सिंग वाले जो गेंडे हैं वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। भारत में गेंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और यूपी में देखने को मिल सकते हैं। एक सिंग वाला गेंडा राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा गेंडा यहाँ पर माना जाता है। ये काले सिंग और त्वचा में सिलवटों के साथ भूरे भूरे रंग के दिखाई देते हैं। एक सिंग वाला गेंडा घास, पत्तियों, झाड़ियों और पेड़ों की शाखाओं, फल तथा जलीय पौधों की चराई यहाँ पर करते हैं। यह प्रजाति इंडो नेपाल तराई क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी बंगाल और असम तक सीमित है। भारत में गेंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और यूपी में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, असम के 4 संरक्षित क्षेत्रों में मिल जाएंगे, जिसमें पौबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय उद्यान। इन 4 जगह आपको ये मिल जाएंगे, और इन चारों जगह में
2640 पाए जाएंगे। इनमें से लगभग 2400 जो है अकेले काजीरंगा नेशनल पार्क में है, ठीक है, वहाँ पर ये रिजर्व है, ठीक है। चलिए अब इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। एक सींग वाला गेंडा मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाएगा, आपको पता ही है, असम में मुख्यतः पाया जाता है, और असम में भी मेनली कहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के अंदर। एक सींग वाला गेंडा विश्व का कौन सा सबसे बड़ा जलचर प्राणी माना जाता है, तो 4th नंबर पर है ना। इससे पहले 3 व्हेल आ जाएगी, वो भी अपन देख लेंगे। राष्ट्रीय राइनो संरक्षण नीति किस वर्ष शुरू की गई थी, 2019 में इसको शुरू कर दिया गया था, ठीक है। तो अपन इंडियन राइनोस की बात करें तो ये 4th नंबर पर आता है। पहले स्थान पर ब्लू व्हेल आ जाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा जलचर पानी के अंदर रहने वाला जीव जिसका वजन 1,50,000 किलोग्राम तक हो सकता है। दूसरा फिन व्हेल होता है, तीसरा स्पर्म व्हेल होती है, और 4th होता है भारतीय एक सींग वाला गेंडा, जो आकार और वजन में इनसे छोटा होता है, लेकिन अन्य जलीय प्राणियों की तुलना में चौथा सबसे बड़ा यहाँ पर माना गया है। चलिए अगला देखिएगा, भारतीय राइनो विजन जो था 2020 का लक्ष्य क्या था कि गेंडों की जो आबादी है 3000 से अधिक करना, ठीक है। 2020 विजन जो है इसकी शुरुआत किस वर्ष कर दी गई थी, भारतीय राइनो विजन 2020 की शुरुआत जो है 2005 में ऑलरेडी कर दी गई थी कि 2020 तक इनको संख्या जो है 3000 तक बढ़ानी थी, ठीक है। एक सींग वाले गेंडों का मुख्य संरक्षण क्षेत्र असम में कहाँ पर है, तो असम में है अपना काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। बाकी सारे असम के है ही नहीं, तो केवल आपका काजीरंगा आंसर हो जाएगा। एक सींग वाला गेंडा किन 2 देशों में पाया जाएगा, भारत और नेपाल में अधिकता से आपको देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रीय राइनो संरक्षण नीति का उद्देश्य क्या है, गेंडों की प्रजातियों की विविधता को बढ़ाना, एक सींग वाले गेंडों की संख्या को स्थिर करना, बड़े सींग वाले गेंडों को स्थिर करना, या फिर गेंडों को अन्य देशों में भेजना। तो बड़े सींग वाले जो गेंडे हैं उनको संरक्षण यहाँ पर प्रदान करना। किस वर्ष तक असम ने एक सींग वाले गेंडों की संख्या को 3000 से अधिक करने का भारतीय राइनो का विजन 2020 का उद्देश्य था, तो 2020 में इनका टारगेट था कि हम लोग 3000 से अधिक कर देंगे, ठीक है। तो ये 2020 का विजन था, कब शुरुआत हुई थी इसके, 2005 में हुई थी, ओके। तो ये 2 टॉपिक एनिमल के यहाँ पर कंप्लीट हो गए। साथ ही एक टॉपिक जो इसी से कनेक्टेड है वो है आपका जंगल का टॉपिक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अभी रिसेंट जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ है उसके अंदर ये पूछा गया था, सूर्यमणि का क्वेश्चन था। तो एनसीईआरटी क्लास 5 की ये बुक है, 20 प्रकार के जंगलों के बारे में जो इसमें डिस्कस किया हुआ है। सूर्यमणि एक गर्ल स्टार है, उन्होंने आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी थी, और जब वो 21 साल की थी तब उन्होंने तोरंग नामक एक केंद्र शुरू किया था, जिसका कुडुक भाषा में अर्थ होता है जंगल। तो आदिवासियों की भाषा कौन सी हो गई, कुडुक हो गई। कुडुक में टोरंग को जो है, कुडुक में एक शब्द होता है टोरंग, जिसका हिंदी अगर ट्रांसलेशन करें तो मतलब क्या हो जाता है, जंगल हो जाता है। तो बेसिकली सूर्यमणि एक गर्ल स्टार यहाँ पर है, ठीक है। आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी है, 21 साल की थी तो उन्होंने एक केंद्र शुरू किया था जहाँ पर वो बच्चों को जड़ी बूटी, दवाओं और बांस से बनी चीज़ें जो हैं उनकी कला के बारे में सिखाती थी। तो इन्हें जंगल की बेटी कहा जाता है। सूर्यमणि हर रविवार को बच्चों को जंगल में ले जाती है। घूमते समय बच्चे अपनी कुडुक भाषा में नाचते और गाते हैं। सूर्यमणि उन्हें जंगल में विभिन्न पेड़ों के बारे में बताती है। उनका मानना है कि जंगल के बारे में जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किताबें पढ़ना है, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब नॉर्मल क्वेश्चन भी बन सकता है, पेडागोजिकल भी बन सकता है, और आपने ईवीएस में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि बिहार के उत्तर में कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना इसी चैप्टर से अराइज हुए, क्योंकि इस चैप्टर में से कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जंगल को रिलेटेड दे रखा है, एमपी से भी एक क्वेश्चन इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो बेसिकली आपके अगर बात करूँ एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे इसी चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी की कक्षा 5 की एक पाठ्य पुस्तक में आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को पहलू का चयन करें। झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है और यह अध्याय दर्शाता है, ठीक है, मतलब पूरी कहानी जो सूर्यमणि की है वो आदिवासी से रिलेटेड है, जंगल से रिलेटेड है, बच्चों को सिखाने से रिलेटेड है। तो बेसिकली इसका जो प्रसंग है, इस अध्याय को बच्चों को पढ़ाने का जो प्रसंग है, पर्पस है, वो क्या होना चाहिए। सबसे पहला जनजाति समुदाय के बारे में लोकप्रिय धारणा और पूर्वाग्रह, वनवासियों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच में घनिष्ठ संबंध, लड़कियों की शिक्षा कैसे जीवन को बदल सकती है, और जनजाति आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद। तो इसमें से कौन से 2 या 3 स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होंगे जो इस चैप्टर से बच्चों को सिखाया जा सकता है ना, जो इस चैप्टर से एड्रेस किया गया, फोकस किया गया है।
क्या क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। देखो जो चीज़ें आपको लग रही है कि ये तो होगी ही सही इस चैप्टर के अंदर, उन पर आप टिक कर सकते हैं। वनवासी जो वन के जो लोग हैं, जो समुदाय है और जंगल के बीच में जो घनिष्ठ संबंध है, ये चीज़ हो गई। लड़कियों की शिक्षा कैसे पूरे जीवन को बदल सकते, साथ ही दूसरों के भी। जनजाति आदिवासी द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद, तो हम लोग बोल सकते हैं ये तीनों चीज़ें होगी। तो बी, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर सी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वाग्रह जो धारणा है उसके बारे में बात नहीं करी गई है, ठीक है। तो बी, सी एंड डी तीन स्टेटमेंट अपने करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इसी से रिलेटेड मैं डायरेक्टली आपको बुक के ही क्वेश्चन बता देती हूँ जो इस चैप्टर में दे रखे थे। देखो यहाँ पर पहले बच्चों को मैप दिखाया गया था और फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या उड़ीसा के पास समुद्र है, आपको कैसे पता चला? तो यस, बंगाल की खाड़ी उड़ीसा के करीब है ना। मानचित्र में देखने से पता चलता है कि उड़ीसा जो है अपना समुद्र के किनारे है। अगला क्वेश्चन, वे कौन से राज्य हैं जिनके एक तरफ समुद्र है? ठीक है, जो समुद्र से बिल्कुल लगे हुए हैं, तो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जिनके एक तरफ पूरा समुद्र है। ठीक है, ये देखो मध्य प्रदेश वाला क्वेश्चन ये रहा। मध्य प्रदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए देश के सबसे घने जंगल किस दिशा में होंगे? उन राज्यों के नाम बताइए जो मध्य प्रदेश में रहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि घने जंगल कहाँ पर है और वो मध्य प्रदेश के पोजीशन में कौन सी जगह पर स्थित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए देश के जो सबसे घने जंगल होंगे वो उत्तर और पूर्व में यहाँ पर होंगे, इस एरिया में यहाँ पर होंगे, है ना। घने जंगल वाले राज्य में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ आ जाएंगे, तो ये इस वाले हिस्से में। ठीक है, और ऐसे देखा जाए तो हर राज्य में जंगल है, लेकिन सबसे सघन सबसे घने कहाँ पर है? तो इन राज्यों में। मिजोरम के आसपास कौन से राज्य है? तो मिजोरम के आसपास त्रिपुरा, असम और मणिपुर लगेंगे, ये सब पूर्वोत्तर राज्यों में आ जाते हैं। चामुई ने बताया था कि वे टीन का उपयोग करके भूमि को नापते हैं। भूमि नापने का अन्य तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है? टीन बेसिकली यहाँ पर जो होता है, आपको ध्यान होगा एक लॉटरी सिस्टम वाला क्वेश्चन वो भी इसी चैप्टर से पूछा गया था, है ना, कि यहाँ पर एक चिट डाली जाती थी जिसका नाम आता था, उसको उस साल जो है भूमि पर जो है खेती करने के लिए दिया जाता था, वो भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो वहाँ पर बोला जाता था 1 टीन बीज बोना है, 2 टीन बीज बोना है, तो ये भूमि को इस तरीके से नापते थे और उसी के अकॉर्डिंग उस पर खेती करते थे। ठीक है, तो भूमि नापने के कुछ अन्य तरीके क्या क्या हो सकते हैं? गज हो सकता है, वर्ग मीटर हो सकता है, फुट यहाँ पर हो सकता है। तो ये सारे ही तरीके जो है हमारे भूमि नापने के हैं। ओके, तो इस चैप्टर से कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन बनेंगे या तो सूर्यमणि का बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो कृषि है उसका बन जाएगा, या फिर बाकी सारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आपके मैप के बनेंगे। इसमें एक मैप बताया गया है और फिर बिहार जो है कौन सी जगह स्थित है मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में, तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ओके, तो इस चैप्टर को आप आज चाहें तो मैप के थ्रू अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज जरूर से कर लेना एक बार मैप के थ्रू कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, एटलीस्ट जो इस चैप्टर में जो जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो आप सारे कंप्लीट कर लेना। इसमें एक बिहार का क्वेश्चन और है और एक घने जंगल वाला क्वेश्चन और था, उसमें मैप को देखकर बताना था कि घने जंगल कहाँ पर है। तो बेसिकली उसमें जहाँ जहाँ पर भी डार्क ग्रीन कलर कर रखा था वहाँ पर घने जंगल है, लाइट ग्रीन कर रखा है वहाँ पर कम घने जंगल है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो एक बार समरी आप ज़रूर से देख कर जाना इस चैप्टर की। ओके, सो आज के सेशन में हमें यही डिस्कस करना था। ऑलमोस्ट जितने भी मेन टॉपिक थे वो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ईवीएस की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे ही टॉपिक्स को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी यदि किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसे भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।